बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट और डिटेल्ड कॉस्ट एस्टीमेट की बेसिक थ्योरी स्टडी करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इन दो टेक्निक्स में मेथड्स में क्या मेजर फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स की एस्टीमेट्स अवेलेबल होते हैं। तो जब हम मेन एस्टीमेट्स की टाइप्स की बात करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं। एक हम बोलते हैं रफ कॉस्ट एस्टीमेट और दूसरा हमारे पास होता है डिटेल्ड कॉस्ट एस्टीमेट। फिर अगर आप एस्टीमेट को इन टर्म्स ऑफ इट्स पर्पस डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो उसमें हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टीमेट होता है, फिर द इंजीनियर्स एस्टीमेट होता है और फाइनली हमारे पास प्रोग्रेस एस्टीमेट होता है। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रफ कॉस्ट एस्टीमेट। नाम से ज़ाहिर हो रहा है हमें कि ऐसा एस्टीमेट जो रफली आप कैलकुलेट करें, जिसमें आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन ना करें, बल्कि उस प्रोजेक्ट को किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से मिसाल के तौर पे प्लेन्थ एरिया के हिसाब से, कवर्ड एरिया के हिसाब से, पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, आरएफटी के हिसाब से उसकी एस्टिमेशन कर लें। तो और रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट में हमारे पास डिटेल ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं होती। मतलब हमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स या प्लान्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और जो डिटेल्ड या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से रिलेटेड हमारे पास ड्राइंग्स होती हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुई होती। तो उनके बगैर सिर्फ आर्किटेक्चरल प्लान्स को और ड्राइंग्स को यूज़ करके हम जो एस्टीमेट बनाते हैं उसको हम रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट बोलते हैं। अब इस रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट का एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है वो है कि आपको एक लम सम में एक रफ़ कॉस्ट इनिशियली आपको पता लग जाती है कि प्लेन्थ एरिया के हिसाब से आपकी कितनी कॉस्ट आपको भरनी पड़ेगी इस कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा बाज़-औक़ात जिस जगह हमने वो प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट करना होता है उधर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से रिलेटेड कुछ मसाइल होते हैं। तो उनकी इनिशिएशन के लिए, उनकी अप्रूवल के लिए अगेन रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट मददगार साबित होता है और आपने इनिशियल जो अपना प्रपोज़ल जमा कराना होता है और उस प्रपोज़ल को जमा कराने के लिए ज़ाहिर-सी बात है एक आप इनिशियली जो रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो अगेन वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। अब जब हमने रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसमें 2 सादा से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आपको उसका प्लेन्थ एरिया पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपको प्लेन्थ एरिया का रेट पता होना चाहिए। जब आपको प्लेन्थ एरिया पता हो और उसका यूनिट रेट पता हो, तो आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास उस बिल्डिंग की टोटल जो है वो रफ़ कॉस्ट जो बनती है, उसका एस्टीमेट आपके पास आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेन्थ एरिया के ही स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करें। हम बाज़ औक़ात जब पब्लिक प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन चल रही होती है तो उसके जो इनिशियल एस्टीमेट होता है वो अगर आप हॉस्टल बना रहे हैं तो पर स्टूडेंट्स के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। हॉस्पिटल्स अगर बना रहे हैं तो पर बेड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप होटल वगैरह बना रहे हैं तो पर गेस्ट के हिसाब से इनिशियल रफ कॉस्ट एस्टीमेट जनरेट कर दिया जाता है। अगर आप कोई बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कमर्शियल प्लाजा बना रहे हैं, आप कोई शॉपिंग सेंटर बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट का कॉस्ट पर क्यूबिक फीट के हिसाब से कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर आप वाटर टैंक बना रहे हैं या वाटर रिजर्वायर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें गैलन्स ऑफ वाटर स्टोर्ड की बेसिस पे हम अपनी रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट बनाते हैं। अगर आप रोड्स और रेलवेज़ के पर्सपेक्टिव में देखना चाह रहे हैं रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट, तो वो हम पर माइल या पर किलोमीटर ऑफ लेंथ के हिसाब से एस्टीमेट बना रहे होते हैं। अगर आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो वो आरएफटी रनिंग फीट के पर्सपेक्टिव में हम उसकी रफ कॉस्ट एस्टीमेट जनरेट कर रहे होते हैं। अगर आप नॉर्मल सॉरी अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट्स वगैरह बना रहे हैं, गली शलियाँ पक्की कर रहे हैं, तो वो हम पर 100 फीट या पर 100 मीटर के हिसाब से ऑफ लेंथ के हिसाब से हम रफ कॉस्ट एस्टीमेट जनरेट करते हैं। अगर आप ब्रिज बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो वो हम क्लियर स्पैन
जो होता है उसकी पर फीट या पर मीटर के हिसाब से हम उसकी कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब रफ कॉस्ट एस्टीमेट से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जांपल वन है, इसमें हमने रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाना है एक 4 स्टोरी बिल्डिंग का। और दूसरी चीज़ हमने इसमें पर फ्लैट के हिसाब से कॉस्ट निकाल के देनी है। और इस 4 स्टोरी बिल्डिंग में टोटल 40 फ्लैट्स हैं, तो पर स्टोरी में आपके 10 फ्लैट्स आ रहे हैं। ये हमारी एक कॉस्ट का ब्रेक डाउन हुआ हुआ है और हमें हर फ्लोर का एरिया भी बता दिया गया है, जैसे ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड फ्लोर का। फिर पार्किंग एरिया बता दिया गया है, 4 फ्लोर्स का सर्कुलेशन एरिया बता दिया गया है। ये एक का है, आपने चारों फ्लोर्स का अलग अलग कैलकुलेट कर लेना है। फिर हमारे पास कवर्ड शॉपिंग एरिया आ जाता है ग्राउंड फ्लोर पे, और अटैच्ड सर्वेंट क्वार्टर्स हमारे पास बनते हैं, उनका एरिया आ जाता है। अब ये तमाम एरियाज़ जो हैं ये स्क्वायर फीट में गिवन है। और तमाम की बिल्डिंग वर्क्स की कॉस्ट, सैनिटरी वर्क्स की कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की और सुई गैस सर्विसेज की कॉस्ट हमें कॉस्ट का ब्रेक डाउन बता दिया गया है। तो अगर आपने ग्राउंड फ्लोर की के एरिए की कॉस्ट निकालनी है तो 1800 जमा 130 जमा 100 जमा 60, तो इन तमाम कॉस्ट का सम मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, तो आपके पास ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने थर्ड फ्लोर की निकालनी है तो इसका एरिया और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो आपके पास बिल्डिंग वर्क्स की, सैनिटरी की, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की और आपकी सुई गैस सर्विसेज की कॉस्ट आ रही है थर्ड फ्लोर की, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया के साथ तो आपके पास थर्ड फ्लोर की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह आपने इसकी कॉस्ट निकाल लेनी है, फिर इसकी कॉस्ट अलग निकाल लेनी है, अलग इसकी निकाल लेनी है, और सर्वेंट क्वार्टर्स की अलग से कॉस्ट निकाल लेनी है। और जब आपने अलग अलग कॉस्टें निकाल लेनी है, उसके बाद आपने इन तमाम कॉस्ट को सम कर देना है। जब आप सम कर देंगे तो आपके पास ये इन तमाम एलिमेंट्स की टोटल जो आपने रफ कॉस्ट एस्टीमेट निकाला है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा। फिर उस कॉस्ट में आपने ये 9 डिफरेंट कॉस्ट्स भी ऐड अप कर देनी है। जब आप उन कॉस्ट्स में ये 9 कॉस्टें ऐड अप कर देंगे तो आपके पास फाइनल ग्रैंड रफ कॉस्ट एस्टीमेट आ जाएगा इस पूरी बिल्डिंग का। अगर आपने एक फ्लैट का निकालना है तो आप देख लें, ग्राउंड फ्लोर में आपके पास 10 फ्लैट्स अवेलेबल हैं। आप एक फ्लैट का एरिया निकाल लें और उस एक फ्लैट की जो टोटल कॉस्ट है उसके साथ, यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक फ्लैट की आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आपने 40 की निकालनी है तो उस एक फ्लैट की कॉस्ट को 40 से ज़रब दे देंगे तो 40 फ्लैट्स की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। और उसमें अगर आप ये इजाफी चार्जेस भी ऐड कर दें तो आपके पास हर फ्लैट की, अगर आप एक फ़्लैट को कंसिडर कर रहे हैं तो एक फ़्लैट की कॉस्ट में ये इजाफी चार्जेस भी आप लमसम जो है ऐड कर देंगे, तो आपके पास एक फ़्लैट की टोटल कॉस्ट जो कि रफ कॉस्ट एस्टीमेट है वो निकल के सामने आ जाएगा। फिर ये हमारे पास एग्जांपल 2 है, इसमें हमारे पास जो बिल्डिंग का प्लेन्थ एरिया है वो 1500 स्क्वायर मीटर्स है। प्लेन्थ एरिया रेट गिवन है 950 स्क्वायर फीट। तो सबसे पहला स्टेप, इस 1500 मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है प्लेन्थ एरिया रेट के साथ। तो आपके पास इस प्लेन्थ एरिया की बेस पे रफ कॉस्ट एस्टीमेट निकल के आ जाएगा। फिर ये जो एडिशनल कॉस्ट्स आपको दे दी गई हैं ये भी आप अगर टोटल बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड अप कर दें और इसका फाइनल सम निकाल लें तो आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा रफ कॉस्ट एस्टीमेट का, जो कि इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग का होगा। फिर हम आते हैं एग्जाम्पल 3 की जानिब। अगेन इसमें मुझे पहले प्लिंथ एरिया गिवन था, यहाँ पर मुझे अब कारपेट एरिया दे दिया गया है 2000 मीटर स्क्वायर का। 30% एरिया जो है वो कॉरिडोर्स, बालकनीज, वेरांडा, स्टेयर केस एक्सेट्रा ने कवर किया हुआ है। और इस 2000 में से 10% जो है वो वॉल का एरिया ऑक्यूपाइड है।
प्लेन्थ एरिया रेट है 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट, और फिर एडिशनल कुछ चार्जेस हमें बता दिए गए हैं जो कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रफ कॉस्ट एस्टीमेट में मैंने ऐड करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ समझने वाली, कारपेट एरिया। कारपेट एरिया और प्लेन्थ एरिया में फ़र्क होता है। प्लेन्थ एरिया होता है वो तमाम बिल्डिंग का एरिया जो जिसमें आपकी वॉल की थिकनेस भी इंक्लूड होती है। लेकिन कारपेट एरिया वो एरिया है जो जिसको जो जो यूजेबल एरिया कंसिडर किया जाता है, यानी कि ऐसे एरिया जिस पे आप कारपेट बिछा सकें, वो कारपेट एरिया कहलाता है। अब कारपेट एरिया में आपके कॉरिडोर्स भी इंक्लूड नहीं होते, बालकनीज भी इंक्लूड नहीं होती, आपके वरांडाज भी इसमें इंक्लूड नहीं होते, स्टेयर केस भी इसमें इंक्लूड नहीं हो रही होती। तो ये वाला एरिया जो है हमने एक्सक्लूड करना होता है जब भी हम कारपेट एरिया की बात करते हैं। तो इस 2000 स्क्वायर मीटर्स में से 30% जो एरिया बनता है कॉरिडोर्स वरांडाज एक्सेट्रा का, ये आपने माइनस कर लेना है। तो जब आप 2000 स्क्वायर मीटर का 30% लें तो वो 600 मीटर स्क्वायर आता है। तो 600 को 2000 से आप माइनस कर लें, आपके पास 1400 स्क्वायर मीटर बचता है। अब इसको यूज करके आपने रफ कॉस्ट एस्टिमेट निकालना है। अब क्योंकि आपको प्लेन्थ एरिया रेट दे दिया गया है स्क्वायर फीट में, तो आपके पास जो 1400 मीटर स्क्वायर का की वैल्यू आएगी उसको फीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। जब आपके पास वो एरिया फीट स्क्वायर में आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दें प्लेन्थ एरिया रेट के साथ, तो आपके पास उस बिल्डिंग का जो कारपेट एरिया दिया गया है उसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपके पास जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट्स आपको दे दी गई हैं, ये उस टोटल बिल्डिंग कॉस्ट के से निकालते जाएं, और एंड पे इन तमाम कॉस्ट्स को जब आप ऐड अप कर देंगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल कॉस्ट आ जाएगी, या ग्रैंड टोटल रफ कॉस्ट एस्टीमेट आ जाएगा इस 4 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग का। अब मैं बढ़ता हूँ डिटेल्ड कॉस्ट एस्टीमेट की जाने। तो ऐसा एस्टीमेट जिसमें आपके पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी अवेलेबल हों और डिटेल्ड जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से रिलेटेड ड्राइंग्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएं, वो भी आपको दे दी जाए, और आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे लेवल पे एक्टिविटीज़ में उसको डिवाइड कर दें। मतलब एक्सकेवेशन अलग कर दें, कंक्रीटिंग अलग कर दें, पीसीसी अलग कर दें, प्लास्टर अलग कर दें, ब्रिक वर्क अलग कर दें, इलेक्ट्रिकल वर्क अलग कर दें। अब इन अलग अलग एक्टिविटीज़ की आपने क्वांटिटी एस्टिमेशन करनी है और यूनिट रेट प्रोवाइड कर देना है, और एंड पे एक टोटल अमाउंट निकाल लेनी है। तो ये जो भी प्रोसीजर ये हमने अडॉप्ट किया, इसको हम बोलते हैं डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट, कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को स्मॉलर मयरेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। अब डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो एरर्स या मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक इल्यूमिनेट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और जब हम अपना टेक्निकल जो पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से जब हम अपना टेंडर में डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे होते हैं, तो उसके जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसकी अप्रूवल के लिए डिटेल्ड एस्टीमेट जो है बड़ी मददगार साबित होती है चीज़। अब जब हम डिटेल्ड एस्टीमेट की बात करते हैं तो ये दो मोटे मोटे स्टेप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले हमने जो ड्राइंग्स दे दी गई हैं उनको पढ़ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ छोटी छोटी जनरेट कर लेनी है, और हर एक्टिविटी की फिर हमने क्वांटिटी एस्टीमेट कर लेनी है। क्वांटिटी एस्टीमेट करने के बाद हमने उसके साथ कॉस्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व कर देना है, यूनिट रेट्स दे के टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है, और BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बना लेना है। तो ये दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्वांटिटीज़ निकालनी है, आपने अनप्राइस्ड BOQ बनाना है, फिर आपने उसका कॉस्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व करके प्राइस्ड BOQ बना लेना है, और वो फिर आप जिधर भी अपना रेट कोट करेंगे वहाँ पे हम उसको सबमिट करवा देते हैं। तो ये एक अनप्राइस्ड BOQ का सैंपल है, इस तरह का होता है अनप्राइस्ड BOQ। और ये एक प्राइस्ड BOQ का सैंपल है कि जब हम प्राइस्ड BOQ बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब अनप्राइस्ड में आपको यूनिट रेट और टोटल कॉस्ट नहीं होती, प्राइस्ड में आपके पास यूनिट रेट और टोटल कॉस्ट इंक्लूड होती है।
अब जब हम डिटेल्ड एस्टीमेट बना रहे होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपने क्वांटिटी एस्टीमेट करनी है और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी होती है। जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं तो उसमें हमने 3 से 5% कंटिजेंसी सम रखना होता है कि अनफॉर्सीन सरकमस्टांसिस से रिलेटेड या अनफॉर्सीन कोई ऐसा इवेंट है, कोई ऐसी एक्टिविटी है मिसलिनियस, तो उससे रिलेटेड जो चार्जेस हैं वो भी इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। वो हम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 3 से 5% ऐड अप कर देते हैं। फिर उसके अलावा हम एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 2 से 2.5% ये भी ऐड कर रहे होते हैं। और फिर इसमें कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है या ओवरहेड एस्टिमेट्स हैं वो भी टोटल कॉस्ट में उसमें डिटेल्ड एस्टिमेट में ऐड अप करते हैं। अब जब हम डिटेल्ड एस्टीमेट के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें साथ में कुछ अटैचमेंट्स का होना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं कि जी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक ब्रीफ रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें आप उस प्रोजेक्ट की एक समरी जनरेट करके दे दें। उसका स्कोप ऑफ वर्क, उस प्रोजेक्ट के मेन फीचर्स, उसका डिज़ाइन से रिलेटेड जो जो डिज़ाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एस्टीमेट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो आप उस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। तो एक रिपोर्ट हम अटैच करते हैं। फिर साथ में स्पेसिफिकेशंस हम अटैच कर रहे होते हैं उसके डॉक्यूमेंट के एस्टीमेट डेवलप करने के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस आपने यूज़ की हैं या कौन सा क्लास ऑफ वर्क या कौन सी क्लास ऑफ मटेरियल आप यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए। फिर तीसरे पे आपने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, ये जिसको हम प्राइस्ड बीओक्यू बोलते हैं, वो आपने शो करना होता है जिसमें आपने टोटल क्वांटिटी मेंशन की होगी, यूनिट मेंशन की होगी और यूनिट रेट मेंशन किया होगा, वो साथ अटैच होनी चाहिए। फिर आपने जो उसके बैक एंड पे कैलकुलेशंस की हैं उसकी शीट्स का अटैच करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन कैलकुलेशन शीट्स में कोई गलती होगी तो आपने ऑब्वियसली डिटेल्ड एस्टिमेट जो निकाला होगा वो गलत होगा। तो वो जो कैलकुलेशन शीट्स हैं वो आपने साथ में अटैच करनी होती हैं। अब हम बढ़ते हैं पर्पस ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट के बेसिस पे हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं टाइप्स ऑफ एस्टीमेट की। तो सबसे पहले होती है, मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टीमेट। ऐसा एस्टीमेट जो कॉन्ट्रैक्टर डेवलप करे उसको हम बोलते हैं ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टीमेट है। इससे जब भी किसी भी बिडिंग का आगाज़ किया जाता है और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो टेंडरिंग के प्रोसेस में अपना टेंडर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपनी कोटेशंस डालनी होती हैं। तो वो जो कोट्स हैं वो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी एस्टिमेटेड अमाउंट पर होनी चाहिए। तो वो जो एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग बिडिंग फेज, उसको हम कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट बोलते हैं। और इसी एस्टिमेट की बेस पर कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल किया जाता है अगर हम उसकी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो। दूसरा एस्टिमेट होता है हमारे पास इंजीनियर्स एस्टिमेट। अब इंजीनियर्स एस्टिमेट कंसल्टेंट प्रिपेयर करता है क्लाइंट के बिहाफ पे, और आपने जो काम क्लाइंट ने एग्जीक्यूट करवाना है उसकी उसकी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करने के लिए क्लाइंट ये एस्टिमेट डेवलप करवाता है कंसल्टेंट से। और फिर जो डिफरेंट बिड्स हमारे पास आ रही हैं मुख्तलिफ लोगों की, उसको वैलिडेट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, चेक करने के लिए इंजीनियर एस्टीमेट जो है वो किया जाता है, जिसमें वो बड़ी मददगार साबित होती है। तीसरी चीज़ फिर हमारे पास आती है प्रोग्रेस एस्टीमेट। जब ये मंथली बेसिस पर जनरेट किया जाता है, जो सुपरवाइज़र इंजीनियर होता है क्लाइंट का, वो प्रोग्रेस एस्टीमेट्स डेवलप करता है मंथली बेस पे, ताकि इसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्टर ने जो अपना काम किया है उसकी बेस पे उसको उसके पैसे उसको दिए जाएं, जिनको हम आईपीसीज बोलते हैं, इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट्स, वो रिलीज़ किए जाएँ और वो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को की जाए। कॉन्ट्रैक्टर की जो जो काम उसने किया है उसको वेरीफाई किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। तो ये प्रोग्रेस एस्टिमेट्स डेवलप किए जाते हैं। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। तो जब भी हमने डिटेल्ड एस्टीमेट करना होता है उसमें हमारे पास दो मेजर टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं, और एक होती है सेपरेट और इंडिविजुअल इंडिविजुअल वॉल मेथड। इसमें हम
हर वॉल को इंडिविजुअली उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कंसिडर कर रहे होते हैं, या हम जो लॉन्ग वॉल्स हैं उनको अलग लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकाल लेते हैं, शॉर्ट वॉल्स का अलग लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकाल लेते हैं, और फिर उन डायमेंशंस को यूज़ करके एरिया और वॉल्यूम की हम कैलकुलेशंस कर देते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास होता है सेंटर लाइन मेथड। इसमें हम जितनी भी वॉल्स हैं उनकी सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस निकाल लेते हैं, और उन डायमेंशंस को यूज़ करके, जो कि ऑब्वियसली हमें जो ड्राइंग्स दी गई हैं वहाँ से हम निकालते हैं, तो उन डायमेंशंस को यूज़ करके हम एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कि क्वांटिटी निकाल लेते हैं टोटल। फिर हर एक्टिविटी की टोटल क्वांटिटी के अगेंस्ट यूनिट रेट कोड किया जाता है, और उस यूनिट रेट को जब आप टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो ये दो मेथड्स होते हैं हमारे पास डिटेल्ड एस्टीमेट को परफॉर्म करने के लिए। एक सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड, जिसमें हम वॉल टू वॉल चलते हैं, मतलब लॉन्ग वॉल्स को अलग कर लेते हैं, शॉर्ट वॉल्स को अलग कर लेते हैं। और दूसरा मेथड हमारे पास होता है सेंटर लाइन मेथड, जिसमें हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस मैयर करते हैं अपनी वॉल्स की।